हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। जेईई मेंस की तैयारी हो रही है, बोर्ड भी नज़दीक आ रहा है। तो गाइज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ, क्योंकि नया साल आ रहा है। नए साल में कुछ सोचा मैंने आपको कुछ खुशखबरी दे दूँ, कुछ गुड न्यूज़ दे दूँ। तो इसीलिए आपके पास मैं बताना चाहूँगा कि अब आप लोग अपनी तैयारी जेईई मेंस का कर ही रहे हो। अब आपके पास समय आ चुका है अपने रैंक को ऑल इंडिया लेवल पे प्रिडिक्ट करने का। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिफ्ट लेके आया हूँ, समझ लो। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का जो आजकल बहुत इंडिया का लार्जेस्ट जो है वो फोर्टनाइट कॉम्पिटिशन चल रहा है जेईई के लिए, आपको उसे ज्वाइन करना है और उसके टेस्ट को देके अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करना है। ताकि अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी कोई कमी है मेरे प्रिपरेशन में, तो आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। 3 जनवरी को 11 बजे ये कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को 11 PM टू 12 PM 1 आवर का ये कंटेस्ट है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 777 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस 21 क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगा अगर आप गलत करोगे तो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आप अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो यार, बहुत आसानी से। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मुझे और कितनी मेहनत करनी है लास्ट 30 डेज में। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि एक तो आपका अपना रैंक प्रिडिक्ट हुआ, अपनी कमजोरी का पता चला, आप अपने वीकनेस वाली चीजों पे, अपने जो आपका स्ट्रेंथ नहीं है अब तक, उस पर आप वर्क करोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, दूसरा है कि आपको इसके साथ एक अवार्ड भी मिलने वाला है, आपको गिफ्ट भी मिलेगा। अगर लगता है कि आपको कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किस टीचर से पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, तो आप इस टेस्ट को देकर अच्छा कर जाओ। अगर आप इस टेस्ट को देकर अच्छा करते हो, टॉप करते हो, तो टॉप करने पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, वो भी फ्री में, एकदम बिल्कुल यार, अनअकैडमी का। और अगर आप टॉप नहीं भी करते हो, अगर आप बेस्ट रैंक लाते हो, तो भी आपको 1000 का अमेजॉन वाउचर मिलता है। तो इसलिए आप जरूर इस टेस्ट को ज्वाइन करो। आपको क्या करना है इसके लिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जब वहाँ पे आपको कोड मांगेगा, तो आप मेरा कोड यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना आसानी से यार। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको प्रॉफिट तो दे ही सकता हूँ। आपको मेरा कोड यूज करना है CHANDRAHAS। इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो बेहतरीन है। आपको फटाफट ज्वाइन करना चाहिए और अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी फाइनल प्रिपरेशन अब कहाँ पे अटक रही है। एक और तरीका आपके ज्वाइन करने का ये हो सकता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक ये दे रखा है, आप उस लिंक पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको कोड मांगेगा, आप मेरा कोड यूज कीजिए और उसके बाद आप बेनिफिट पाइए। तो मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया हूं, नया साल का तोहफा। क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि जल्दी जल्दी जो है हमारा नया साल आ जाए। नए साल में एक बिग अनाउंसमेंट लेके आपके लिए आया हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं अभी फरवरी या मार्च या अप्रैल और मई के लिए, तो मैं आपके लिए एक गिव अवे प्रोग्राम लेके आया हूं। इस प्रोग्राम को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस मेरा था, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही मुझे अभी सिल्वर प्ले बटन मिला। आपको पता है 1 लाख सब्सक्राइबर मैंने क्रॉस किया है, तो इसी के खुशी में मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ गिफ्ट मेरे तरफ से दिया जाए, नए साल का तोहफा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गिव अवे प्रोग्राम। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको अगर चाहता तो आपको कुछ भी गिफ्ट कर सकता था, छोटा मोटा। एक छोटा मोबाइल भी दे सकता था आपके साथ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये चीजें जो है वो कुछ ही दिनों के लिए, कुछ दिन बाद खराब हो सकती हैं। लेकिन मैं एक ऐसा चीज आपको दूंगा गिव अवे में, जो आपके लिए आपके रैंक को इनहांस करेगा जेईई मेंस में, और साथ ही साथ आप अच्छे NIT कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए मैं लेके आया हूं अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, जो मेरे तरफ से है। 7000 अमाउंट में अपनी तरफ से पे कर रहा हूं अनअकैडमी को। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको जो वो गिव अवे प्रोग्राम में अनअकैडमी लेके चलूं। आपके पास बताना चाहूंगा, इंडिया के टॉप फैकल्टी को आप पढ़ सकते हो आराम से 1 महीने तक। अभी आपके पास 1 महीना पूरा टाइम है, आपको पूरा यूज करना है। और ये जो गिव अवे का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिलेगा। बात है कि सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है आपको। अब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के साथ साथ आपको उसमें जो है वो ईमेल आईडी अपनी लिखनी है। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको ये गिव अवे की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों चाहिए आपको ये गिव अवे। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप जो है वो कितने दिन पहले हमारे चैनल को पाए थे, कितने दिन से मेरे चैनल को देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे कब आए थे।
तो मेरे दोस्त ये सारे डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं उसके बाद जो है मैं और मेरी टीम जो है वो आपके सारे इस मैसेज को एक बार देखेंगी और उसके बाद देखने के बाद जो भी बच्चा जीतता है उसका अनाउंसमेंट आपको विद इन 2 डेज किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी को नए साल में आपको एक नया तोहफा होगा मेरी तरफ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटेजी, जो कि आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 80+ स्कोर करने के लिए जेईई मेंस में हमें क्या करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक देखने के बाद एक एनालिसिस करना है कि क्या रियल में यही प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू मैं जेईई मेंस में इतना स्कोर कर सकता हूं। तो दोस्त, आपने अभी एक चीज देखा होगा कि जनवरी में हमारा एक फेज हुआ, एक फेज हमारा अगस्त के लास्ट में जाके हुआ। तो बेसिकली जनवरी और अगस्त के दोनों के नीट के फेज देखने के बाद जो मेरा कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन एक ग्राफ के थ्रू मैं लेके आया हूं। अगर सारे सेशन देखें जनवरी का और इसके बाद लास्ट वाला जो अभी अगस्त वाला सेशन था, अगर सबको देखा जाए तो उन सारे सेशन को देखने के बाद मैंने इस डिसीजन पे आया हूं कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम दिखाई दिया। यहाँ फिजिकल का वेटेज एवरेज मैंने निकाला है सारे सेशन का 25.531% लगभग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज। मतलब अगर बात करें इनऑर्गेनिक की तो 28.88% रहा है और ऑर्गेनिक 45.55% वेटेज रहा है। एक पेपर में एक सेशन में 53% वेटेज ऑर्गेनिक का था। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको बहुत अच्छा जेईई में रैंक लाना है जेईई मेंस में, तो आपको ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत रखना पड़ेगा और आपको फिजिकल की तरफ बहुत ज्यादा ना ध्यान देके ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा है, न्यूमेरिकल करने में मजा आता है तो हम न्यूमेरिकल करने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि उस न्यूमेरिकल से आपका वेटेज सिर्फ इतना कवर हो रहा है यार, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपका थीम क्या होना चाहिए। आप पहले उस चीज को पढ़ना पसंद करो यार जिसका वेटेज ज्यादा है, वरना तो बेवकूफ बन जाओगे ना, समय किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास ये बात दिमाग में रहना चाहिए, ये ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए कि बेसिकली किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अगर दिमाग में ये ग्राफ रहेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का रेशियो जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। और लास्ट 30-40 डेज में अगर आप ये दिमाग में रख के ऑर्गेनिक को ज्यादा पढ़ोगे तो 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। मतलब आप 80+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100। ये बात जरूर दिमाग में रखना। दूसरी बात देखो यार दोस्त, इस बार आपको पता है कि 4 फेज में होने जा रहा है जेईई मेंस, साथ ही साथ 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब इस बार आपके लिए चैलेंजिंग होगा थोड़ा जेईई मेंस का पैटर्न। हाँ, 100% इस बार जेईई मेंस का पैटर्न थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ने वाला आपको भी पता है। एक तो 4 फेज होगा, बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा और दूसरा कि इसमें ऑप्शन मिल रहा है। पहले 25 में 25 करना था, तब तो एक क्वेश्चन गलत तो गलत, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन इस बार नहीं आया तो आप उस 5 क्वेश्चन की तरफ ढूंढोगे कि भैया उसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप रिकवरी करने के चांसेस बच्चों के ज्यादा होंगे, जिससे परसेंटाइल थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज करेगा सिलेक्शन का परसेंटाइल। तो अब आइए इस पे सबसे पहली बात तो ये बात हो गई कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब किसमें किसको ज्यादा वेटेज करना है ये चीज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ओवरऑल सारे सेशन मिला के जो एवरेज रहा है वो 6.66% लगभग आपको दिखाई दिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है ना। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा रहा है अगर देखा जाए तो, और हर एक साल यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। अब आते हैं मेटलर्जी की तरफ। मेटलर्जी का टोटल वेटेज जो है वो 3.33% रहा है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में, और ब्लॉक केमिस्ट्री का टोटल वेटेज 8.89% रहा है। ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास दोस्त पी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक वगैरह आ गया। पी ब्लॉक में भी अगर आप देखोगे तो 15 ग्रुप 16, 17 और 18 इसको ज्यादा वेटेज आपको देके पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है। अब इसका वेटेज इतना अच्छा खासा ज्यादा है कि अगर आप इसको देखोगे तो मेरे हिसाब से जितने भी मैंने ट्रिक्स के वीडियो आपको दिए हुए हैं, अभी रिसेंटली भी दिए हुए हैं, पी ब्लॉक के सारे ट्रिक्स के वीडियो आप देखिए, शायद ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे, गारंटेड सारी चीजें कवर होंगी। तो आप इसको जरूर कीजिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब इसके बाद आते हैं 11th के सेक्शन पे। 11th के सेक्शन में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है इसका वेटेज 5.5% रहा है ओवरऑल परसेंटेज। अब अगर पीरियोडिक टेबल देंगे तो ये भी 5.56 रहा है यार। पीरियोडिक टेबल का कुछ दिनों से वेटेज बहुत अच्छा हो रखा है। लास्ट 2 ईयर से अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। मतलब इनऑर्गेनिक में 11th में अगर आपको बहुत ज्यादा वेटेज के साथ पढ़ना है कोई चीज तो वो आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ये बात जरूर दिमाग में रखना है क्योंकि ये आपके जेईई मेंस के रैंक को इंप्रूव करा सकता है।
अब अगर बात करें हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की यार, तो ये ऐसे एक चैप्टर हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन से भी लास्ट ईयर देखने को मिला था एक क्वेश्चन जनवरी वाला फेज में, पर यहां से क्वेश्चन कभी कभी आ रहे हैं। और एक टेंशन जो देता है सॉल्ट एनालिसिस की, सर इतना बड़ा पढ़ें क्या? अगर आप नहीं चाहें तो इसको नहीं पढ़ें, क्योंकि इसमें अभी मुझे लगता है कि समय वेस्टेज है। अगर आप देखेंगे पिछले बार का सेशन सारा, तो आपको कहीं से इसके क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस के अलग से दिखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता दिखता, मतलब इसका वेटेज जेईई मेंस बहुत कम ले रहा है। इसको एज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर जेईई मेंस नहीं लेता। एडवांस में कहानी थोड़ी अलग है, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक में ऐसे कौन से सेक्शन पढ़े जाएं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज क्लास 12 का है। 11 के सेक्शन से थोड़ा सा वेटेज कम होता है, क्लास 12 का सेक्शन का वेटेज बेहतर होता है। तो हमें क्लास 12 के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। ये हमारे पास ग्राफ जो है वो किसका है? 12th क्लास का। अब अगर यहां पे देखें तो 12th में सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स को पढ़ना है, क्योंकि अगर इनको आप मिलाएंगे तो टोटल फिजिकल का अगर आप देखोगे यहां पे, तो टोटल फिजिकल का लगभग 12% पार्ट जो है वो यही तीनों कवर कर जाते हैं। टोटल फिजिकल का 12 मतलब 25 का आधा पार्ट, आधा फिजिकल का मेजर पोर्शन ये कवर करता है 12th का ये सेक्शन। इसके बाद अगर सरफेस की बात करें और यहां पे बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सरफेस से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बनते हैं। और सरफेस के लिए आपको एनसीईआरटी पे ही कमांड कर जाना है और सॉलिड स्टेट पे भी एनसीईआरटी। मतलब अगर आप बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और आपने सरफेस और सॉलिड स्टेट को एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो इनको अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला दिमाग में ये रखना है। हाँ, 11th का जो चैप्टर है फिजिकल का, 11th में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स, ये दो चीजों को जरूर फोकस करना है। दोनों मिला के 7-7.5% का कवरेज रख रहे हैं, बहुत अच्छा कवरेज है। और आप चाहें तो स्टीचोमेट्री जैसे चैप्टर्स को बहुत ज्यादा वेटेज के साथ नहीं पढ़ें। इसके अलावा रिडॉक्स के क्वेश्चन जो है वो कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन कम दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको मिक्स करके क्वेश्चन देगा इस ब्लॉक वगैरह के साथ, या तो आपको पी ब्लॉक के साथ या केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो इसके क्वेश्चन रिडॉक्स के अलग से नहीं दिखते हैं, तो आपको रिडॉक्स अलग से पढ़ के समय बर्बाद करने की जरूरत लास्ट 30 डेज में बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मो ये आपको अच्छे से करना है, जहां से क्वेश्चन हर एक साल आपको दिखाई दे रहा है और हर एक सेशन में यहां से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक सेशन में, लगभग हर सेशन में यहां से आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्यों ना इस सेक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि इसका एनालिसिस हम लोग बहुत अच्छे से करें, ताकि रिजल्ट के गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इधर। अब देखो कुछ बात कर रहा हूं एनसीईआरटी, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। ये आपको मान के चलना है कि एनसीईआरटी ही उस चैप्टर में रामबाण है और उसी में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनेगा भाई, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे दोस्त, इतना विश्वास कर लो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि एनसीईआरटी के ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़िए आप, इसके अलावा हाइड्रोजन और एस ब्लॉक आप इसका देख लीजिए, लास्ट 6-7 ईयर का क्वेश्चंस जेईई मेंस का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहा है। एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स वगैरह, रिएक्शंस वगैरह वही जो है वो उठ के आए हुए हैं। तो ऐसे चैप्टर में आपको दूसरे बुक के हेल्प लेके इतनी सारी कहानियां पढ़ने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में, हाँ ये तो वैसे जनरल केमिस्ट्री का पार्ट है, बट इसको ऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं हम लोग, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ। इसे भी आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, उसी का लाइन पढ़िए, उसी का डायग्राम देखिए, उसी के डायग्राम में नंबर ऑफ सिग्मा, पाई बॉन्ड वगैरह जितनी चीजें देखना है मतलब सब उसी में देखिए। पॉलीमर के डायग्राम को देखिए, उसके मोनोमर को देखिए, इन्हीं चीजों को आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है इसमें। मतलब ओवरऑल मिला जुला के ये ऐसे चैप्टर आपके पास दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 चैप्टर आपको केवल और केवल एनसीईआरटी की तरफ जाना है, जिसमें आपको आगे एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड मेरे हिसाब से इसमें नहीं बनता है। ठीक है ना। मैं आपको ये पूरा जो ग्राफ दे रहा हूं दोस्त, ये पूरा का पूरा ग्राफ इस बार जो है सारे सेशन को देखते हुए, दोनों फेज जो पिछले बार हुआ था उनमें जितने सेशन हुए उन सबके सेशन का एक एवरेज निकाल के मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं आपको, किस तरह का एक आंकड़ा आपको देखने को मिला था पिछले बार। अब आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आपको जीओसी और हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, इसको बहुत वेटेज के साथ पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर अगर मिला के अपन बात करें तो ऑलमोस्ट आपका ऑर्गेनिक का जो है वो 20% पार्ट लगभग कवर कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
क्योंकि देखो लास्ट कुछ ईयर से अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बेमिसाल रहते हैं भाई, बहुत गजब के क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक ही एक जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है अच्छे परसेंटाइल की तरफ जाने के लिए, खास करके केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करने का मतलब है आपका गुड परसेंटाइल, अगर बैड स्कोर मतलब बैड परसेंटाइल। तो ऑर्गेनिक आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा। और इसमें भी आपको बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म सेक्शन को खास करके बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो मैकेनिज्म को, जनरली हम लोग क्या करते हैं जो पढ़ाते हैं तो अपन बताते हैं कि मैकेनिज्म को थिंक कैसे करना है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करना है, क्या मैकेनिज्म एग्जैक्टली हो रहा है। आप जब पढ़ते हो तो आप मैकेनिज्म को रटने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली आपको बता दूं कि मैकेनिज्म को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को देखना है, उसके प्रोसेस को समझना है, ताकि आप वैसे क्वेश्चन को रिलेट करके आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक चीज, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन ना बहुत कम हो रहे हैं ऐसे जो कि डायरेक्ट आ रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इंटरलिंक क्वेश्चन बन रहे हैं, एक चैप्टर को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देगा, दूसरे को तीसरे के साथ कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। एल्काइल हैलाइड लेगा, उससे एल्किन बना देगा, एल्किन का ओजोनोलाइसिस करा के एल्डिहाइड बना देगा, एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ करा के एल्डोल करा देगा। तो इस तरह से जो कनेक्टिंग क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह का मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैकेनिज्म को पढ़ना है और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं हम लोग आगे की बात कि लास्ट 30 डेज में क्या होना चाहिए। एक तो यार आपको हर एक 4 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ताकि अपना प्रिपरेशन लेवल क्लियर हो सके। दूसरी बात कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है उसमें स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा हो कि आप भी कहें कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है, इतना बड़ा तो जेईई में आएगा नहीं। बट भाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और अगर आप जेईई मेंस इसी लेवल के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद आपको इसी लेवल का एग्जाम लिखने में बहुत परेशानी होगी। तो आपका एग्जाम अगर इस लेवल का है तो आपका प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको फोकस करना है। दूसरी बात क्या, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हाँ ये जरूर है, आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट वाली बात है। क्योंकि हम लोग अक्सर ये गलती एग्जाम के लास्ट में कर जाते हैं। जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो आप उसको प्रतिष्ठा प्रश्न न बनाएं। आप ये ना सोचें कि भैया मैं तो इस क्वेश्चन को करूंगा, या तो ये क्वेश्चन रहेगा या मैं रहूंगा, ये दिमाग में लेके नहीं चलना आपको। आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के लिए जाइए जो लगता है कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि आपका समय भी बचेगा और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी होगी, आपका नेगेटिव होने का चांस कम होगा। तो इसलिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन बात को जरूर ध्यान रखना है। नहीं तो अपन क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वहां पे हम लग जाते हैं यार इसको तो सॉल्व करूंगा, इसको तो सॉल्व करूंगा। अरे भाई वो उसकी गलती होने के भी चांस है और दूसरा समय भी खराब कर रहा है। तो आप उसको क्यों अटेम्प्ट ले रहे हो भाई? आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है जहां पे आपको लगता है कि गलती होने के चांसेस कम हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लान है, जिस तरह से मैंने आपको ये फ्रेम पूरा दिया है, इस फ्रेम को अगर आप फॉलो करते हैं तो जेईई मेंस में आपका लास्ट 30 डेज में स्कोर कम से कम 30-40 इंक्रीज होगा, और जहां आप 50 स्कोर लाने वाले थे वहां आप 80+ स्कोर करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमें लिख के बताइएगा कि क्या आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ऐसी और चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए।